नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार कंसेप्ट जो कि आधारित है डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई पर। चाहे वो डिफरेंस 2 साल के हो, 3 साल के हो, 4 साल के हो, 5 साल के हो, ऐसे सवालों को आप बहुत ही कम समय में हल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। आज हम सवालों के जरिए आपको सारे कंसेप्ट को बताएंगे और कहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है वो भी बताएंगे, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में समय रहते सवालों को हल कर पाएँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप क्लैरिटी से सारे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए हम पहले सवाल की तरफ रुख करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि 32,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि 4 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो जब 2 साल या 3 साल का अंतर दिया हुआ हो तो हम सवाल को इफेक्टिव रेट परसेंट या फिर दूसरे फार्मूले की सहायता से आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन कम करने पड़ते हैं। जब 4 साल या 5 साल की बात हो तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो यहाँ भी आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, मगर वो कैलकुलेशन बहुत ही आसान होंगे। तो चलिए हम इस सवाल को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम ट्री डायग्राम पढ़ते थे बनाने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए, ठीक है। तो आज हम उसी डायग्राम को फिर से बताएंगे, ठीक है, और इसका यूज हम कैसे करना है रेशियो मेथड से उसको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारे पास मूलधन होता था, ठीक है, ये मूलधन होता था, और पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, ठीक है, यहाँ पे 4 वर्ष दिया हुआ है। तो पहले साल के लिए तो R% यहाँ पे लगता था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए समान होता है। दूसरे साल के लिए भी हमको सिंपल इंटरेस्ट तो देना ही होगा, तीसरे साल के लिए भी हमको सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, और चौथे साल के लिए भी हमको सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। रेट वही रहेगा दूसरे साल के लिए भी, तीसरे साल के लिए भी, चौथे साल के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम पहले साल के लिए बात करते थे तो ए होता था, दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में और भी इंटरेस्ट लगते थे जो कि पिछले साल के इंटरेस्ट लगे, उस पर भी हमको दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए कि पहले साल के लिए इंटरेस्ट ए लगा था, तो दूसरे साल के लिए जब हम इसका टोटल सीआई निकालेंगे दूसरे साल के लिए, तो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो भी हमारा यहाँ पर जुड़ जाता था। तो मान लीजिए कि ये बी अमाउंट है, ठीक है। अब हम तीसरे साल के लिए जाएंगे। तीसरे साल के लिए तो जो पहले 2 साल का इंटरेस्ट है उस पर तो इंटरेस्ट देना ही होगा, यानी कि यहाँ पर 2 है, 2A है, तो A का R% यहाँ पर B है, तो 2A का R% यहाँ पर 2B तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके पिछले साल में जो हमने B इंटरेस्ट दिया था इस पर भी हमको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ऐड हो जाएगा तीसरे साल के लिए। मान लेते हैं ये C है, ठीक है। अब चौथे साल के बारे में बात करेंगे। तो चौथे साल के बारे में जब बात करेंगे तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमने पिछले साल इंटरेस्ट दिया टोटल है ना, ए, तो 3A का इंटरेस्ट हमको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाता था 3R%। यहाँ पर देखिए कि 3A का R%, ठीक है, तो ये हो जाता था हमारा। जब A का R% B है तो 3A का R% कितना हो जाएगा, 3B हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2B और B है ना, 2 इंटरेस्ट दिए थे, तो 3B का R% कितना हो जाएगा, यानी कि 1B का R% C है तो 3B का R% कितना हो जाएगा 3C, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर C जो है एक्स्ट्रा पे किया था पिछले साल, इस पर भी तो हमको इंटरेस्ट देना होगा, तो इस पर हमको इंटरेस्ट R% के दर से देना होगा, और ये कितना बन जाएगा D, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए कि हमने इन सारे टर्म को समझा कि जो ए होता है पहले साल के लिए वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पर टोटल जो अमाउंट है आपका सीआई का है ना, टोटल जो है, टोटल 4 साल के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये टोटल जो सम होगा वो हमारा टोटल सीआई होगा, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए 4 साल का तो जो डिफरेंस होगा दोस्तों ये होगा, ठीक है, ये टोटल डिफरेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सीआई और एसआई का 4 साल का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें जो है हम पहले भी पढ़े थे, ठीक है। उसी चीज़ों को हम यहाँ पर
समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को हम आसान बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कि इस रो के लिए टोटल ए कितना है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब बी वाले रो में जाइए, तो बी वाले रो के लिए बी कितना है, बी 2b और 3b, यहाँ पर बोलेंगे आप 6 है। ठीक है, सी वाले रो के लिए आप जाएंगे तो ये कितना बनेगा, सी वाले रो के लिए अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बनेगा सी और 3c, ये यहाँ पर 4 टाइम्स सी आया है। ठीक है, और डी वाले रो के लिए यानी कि चौथे रो की तरफ जाएंगे तो डी कितनी बार आया है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि 1 का आया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ए बी सी और डी का कॉफिशिएंट मिल गया है, इसका गुणांक मिल गया है, 4 है ए का, बी का 6 है, सी का 4 है और डी का 1 है। ठीक है, तो इस रेशियो का इस्तेमाल करके हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि ए जो होता है वो पी का R% होता है। ठीक है, बी जो होगा वो पी का R% का स्क्वायर होगा। ठीक है, सी जो होगा वो पी का R% का क्यूब होगा और डी जो है वो पी का R% का 4 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं तो सवाल जो है आप आसानी से हल कर पा देंगे। यहाँ पर देखिए कि बी हमने लिखा है, बी जो है R% है ए का। ठीक है, सी जो है R% है बी का और डी जो है R% है सी का। ठीक है, ये तो हमने पी के कंसेप्ट में निकाला। अगर ए और बी के कंसेप्ट में हो तो बी जो होगा वो ए का R% होगा और सी जो होगा वो बी का R% होगा और डी जो होगा वो सी का R% होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ पा रहे हैं तो सवाल जो है आपके लिए बहुत ही आसान है। तो आप इस ट्री डायग्राम से भी इस चीज़ों को समझ सकते हैं और इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पा रहे हैं सी, अगर यहाँ पर देखिए कि मूलधन दिया हुआ है पी, तो पी का R% ए है तो बी निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पी का R% का R% बी निकलेगा। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, पी का R% का स्क्वायर। ठीक है, अगर सी पे जाएंगे तो आप देखिए कि पी का R% ए है, ए का R% बी है, बी का R% सी है, यानी कि आर जो है 3 बार आया है तो यहाँ पे क्यूब लगाया हमने। उसी तरह डी पर जाएंगे तो पी का R%, फिर बी का R%, सी का R%, डी का R%, यहाँ तो टोटल आर कितना है 4 है, तो यहाँ पर हमने टू द पावर 4 इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब एक इजी कैलकुलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए जो है 4 बार आया है, बी जो है 6 बार आया है, सी जो है 4 बार आया है और डी जो है 1 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दिया हुआ है 32,000, सवाल में दिया हुआ है 32,000। ठीक है, 32,000 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है कितना, 10%। ठीक है दोस्तों, 10% दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया कि रेशियो कितना मेंटेन करना है, 4 का, ठीक है, 6 का, ठीक है, फिर 4 का, ठीक है, फिर 1 का। ठीक है, और हमने बताया कि 4 जो है, ए जो है 4 बार आया है, बी जो है 6 बार आया है, सी जो है 4 बार आया है और डी जो है 1 बार आया है। और हमने ये भी बताया कि बी जो है ए का R% होगा, उसी तरीके से सी जो है बी का R% होगा, उसी तरीके से डी जो है सी का R% होगा। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल हो गया। अगर हम इस टर्म में सोचें, मान लेते हैं कि ये P है, तो अगर हम A पे जाएंगे तो P का R% A बनेगा। अगर हम P से डायरेक्टली B पे जाएंगे तो कितना R लगेगा, R% का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अगर हम P से डायरेक्टली C पे जाएंगे तो कितना परसेंट लगेगा, R% का होल क्यू लगेगा। ठीक है, और P से हम डायरेक्टली अगर D पे जाएंगे तो कितना परसेंट लगेगा, R% टू द पावर 4। तो हम आसानी से A, B, C और D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सवाल को देखिए, यहाँ पर 32,000 रुपया दिया हुआ है, 32,000 दिया हुआ है। अब 32,000 में हमको निकालना है A, फिर निकालना है B, फिर निकालना है C
और फिर निकालना है डी। ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट बता रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो ये काफ़ी कम समय में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने बताया कि ए जो है, बी जो है, ए का R% है, आर जो है दिया हुआ 10%। ठीक है, तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो ए कितना निकलेगा दोस्तों, 32,000 का R%, यानी कि ए कितना निकलेगा दोस्तों, 32,000 का R%। ठीक है, तो 32,000 हो जाएगा। ठीक है, बी जो कितना निकलेगा दोस्तों, 3200 का R%, 3200 का R%। ठीक है, ये हो जाएगा 320। सी कितना निकलेगा दोस्तों, 320 का R%, 1/10 यानी कि 32। और डी कितना निकलेगा दोस्तों, 32 का R%, 1/10 यानी कि 3.2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि टोटल CI और SI हमको 4 साल के लिए निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया यहाँ पर हमने बताया जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो ये होगा हमारा बी और सी का, है ना। यहाँ पर टोटल डिफरेंस होगा 3B 6B प्लस 4C प्लस D। ठीक है, 6B प्लस 4C प्लस D, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा CI और SI का वो ये वाला होगा। इस वाले टर्म को हमको नहीं लेना है। ठीक है, पहले वाले टर्म को हमको नहीं लेना है क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है डिफरेंस नहीं, ये टोटल CI है और ये SI है, ये है SI। ठीक है, ये जो है 4 साल का SI है। ठीक है, और ये टोटल CI है, तो डिफरेंस हमारा कितना मिलेगा, डिफरेंस तो यही मिलेगा ना, 6B 4C और 1D। तो ये हो जाएगा डिफरेंस इन CI और SI का। ठीक है, तो CI और SI का जो डिफरेंस होगा वो 6:4:1 के रेशियो में आएगा हमारा। ठीक है, तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि B जो है कितनी बार आया है, B जो है 6 बार आया है, तो इसको गुना करिए तो ये कितना बनेगा, 32 6 का 192। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 4 को 32 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, और ये हो जाएगा 1:3.2, यानी कि ये हो जाएगा 3.2। अगर आप टोटल को सम अप करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हमने बताया कि 0 8 3 11 और कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 12, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 9 1 10 और 1 1 2, यानी कि 2051.2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप सवाल को 4 साल के डिफरेंस वाले आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो डिफरेंस 5 साल का हो, चाहे वो डिफरेंस 6 साल का हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर 5 साल का हो तो कैसे निकालेंगे, और 6 साल का हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे पास्कल ट्रायंगल का। ठीक है, आप यहाँ पे बायनोमियल कोफिशिएंट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि पास्कल ट्रायंगल होता था, जो बायनोमियल कोफिशिएंट होता था, बायनोमियल कोफिशिएंट का नंबर होता था वहाँ पर, और हम किसी भी बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए जो है कोफिशिएंट यहीं से लेते थे। ये 1 1 है तो ये बीच वाला 2 हो जाएगा, और ये इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 होगा तो 2 वाला बीच में जुड़ेगा, फिर ये 2 वाला 2 1 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 होता था। फिर 1 को इधर रखते थे, 3 1 4 इधर रखते थे, और ये 3 3 6 इधर रखते थे, फिर 3 1 4 बीच वाला को ऐड करके फिर लास्ट में 1 रखते थे। ठीक है, उसी तरीके से ये 1 रखते थे, 4 1 5 इधर रखते थे, फिर 6 4 10 बीच में, फिर 6 4 10 बीच में। ठीक है, और फिर 4 और 1 5 बीच में, और लास्ट में फिर 1 रखते थे। इसी तरीके से ये सीरीज जो चलता रहता था। तो इसका निकालने का मकसद होता था क्या था, मान लीजिए कि हम a + b का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a + b का स्क्वायर निकालते थे तो क्या निकलता था, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखिए 1 to 1 का कोफिशिएंट का आ गया है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम a + b का होल क्यूब निकालते थे तो इसका जो कोफिशिएंट होता था वो क्या होता था कि a³ + b³ +
ऐसे होता था, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणांक कितना है, 1 है, 3 है और 1 है। तो यहाँ पर देखिए 1 3 3 1 का कॉफिशिएंट आ गया है। तो अगर हमको कुछ भी दिया जाए, ठीक है, तो उससे आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको a + b⁵ निकालना है, a + b⁵ निकालना है, तो हमको तो a + b का होल क्यू आता है, लेकिन अगर हम a + b का 5 निकालेंगे, ⁵ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ टर्म के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए 5 वाला कहाँ है, ये है। इसका जो कोफिशिएंट क्या क्या बनेगा, 1 बनेगा, 5 बनेगा, 10 बनेगा, 10 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पहला क्या रखेंगे, a + b⁵ है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा पहले a⁵ बनेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 5 का गुणांक है, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अब ए बी का टर्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो इसका डिग्री है उसको मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमारा जो समअप होगा वो 5 का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि a को घटाएंगे, a⁵ है तो a⁴ रखेंगे 4, और एक के बदले हम यहाँ पर b रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगला कोफिशिएंट लिखेंगे 10। ठीक है, तो 10 में अब a⁴ है तो ये a⁴ हो जाएगा, और b⁴ था तो ये b⁴ हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है अगला क्या होगा 10, तो फिर 10 में जाएंगे, 10 में अब a⁴ है तो a घट जाएगा 2, और b का पावर यहाँ पर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो b⁵ हो जाएगा। फिर अगला कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि a⁴ है तो ये बन जाएगा a, और ये बन जाएगा b⁴। ठीक है, और प्लस अब 1 है तो यहाँ पे 1 का बदला क्या है कि a का यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ b बचा, तो b⁵ यहाँ पर रखेंगे। कोफिशिएंट 1 है तो 1 के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे b⁵ हो गया, तो हम जो है a + b⁵ का एक्सपेंशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते थे पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन में आप पढ़े होंगे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे CI और SI निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास 5 साल का दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए कि 4 6 4 1, ये देखिए 4 6 4 1, तो हमने यहाँ पर जो रेशियो निकाला था 4 6 4 1 का। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 5 साल के लिए बात करेंगे तो हमारा जो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 10 10 5 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं ये P है। ठीक है, तो P को आप 1 नंबर मानिए। ठीक है, अब यहाँ से 5 का रेशियो जाएगा तो 5 यहाँ रखेंगे, 10 रखेंगे, फिर 10 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। ये 5 साल के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 जो है A बार आएगा, 10 को B रखेंगे, ये फिर 10 C हो जाएगा, फिर 5 D हो जाएगा, और 1 E हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि 5 साल का जो दिया हुआ है यहाँ पर A जो है ना, A जो है B जो है A का R% होगा, B जो है C का R% होगा, C जो है D जो है C का R% होगा, और E जो है वो D का R% होगा। ठीक है, ये यहाँ पर निकल कर आया। अगर आपको डायरेक्टली B पर जाना है P से, तो अगर आप डायरेक्टली B पर जाएंगे, ठीक, P से, ये भी R% है, तो यहाँ पे पावर 2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि R यहाँ पर 2 बार आया है चलकर, यहाँ पे भी R% है, यहाँ पे भी R% है, B पर आया है तो R% करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली C पर आएँ तो P का R% कितना होगा, P का R⁴ हो जाएगा। उसी तरीके से हम P से डायरेक्टली D पर आएँ तो R%⁴ यूज़ करेंगे, और उसी तरीके से अगर हम E पर आएँ तो R%⁵ का इस्तेमाल हम करके सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आप जो है सोचेंगे कि 4 साल के लिए तो हमने रेशियो निकाला 4 6 4 1। ठीक है, उसी तरीके से हमने 5 साल के लिए निकाला रेशियो 5 10 10 5 1। अगर आपसे 3 साल का पूछा जाए तो आप 3 साल के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 3 साल के लिए क्या दिया हुआ है,
3 साल के लिए दिया हुआ 1331, ठीक है। तो P जो है यहाँ पर होगा 1 3 का रेशियो रखेंगे, 3 3 और 1, ठीक है। ये 3A रखेंगे, ये B रखेंगे, ये C रखेंगे, और ये R% है, तो A जो है B जो है A का R% होगा, C जो है B का R% होगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होगा दोस्तों, डिफरेंस जो होगा वो यही होगा CI माइनस SI का। यहाँ भी जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो यही होगा, पहला टर्म को नहीं लेना है, CI माइनस SI का जो डिफरेंस होगा यही होगा, ठीक है। अगर आप B निकाल लेते हैं, C निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं, E निकाल लेते हैं, तो उसको 10 से गुना कीजिए, इसको 10 से गुना कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, और सारे टर्म को जोड़ दीजिए, वो आपका CI माइनस SI निकलेगा। यहाँ भी अगर आप B निकाल लेते हैं, C निकाल लेते हैं, तो 3 से उसको गुना कीजिए, 1 से इसको गुना कीजिए, और ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा दोस्तों वही हमारा CI माइनस SI होगा, ठीक है। तो इसके भी हम कंसेप्ट को समझेंगे कि 3 साल के लिए हमारे पास कौन सा मेथड सही होगा, और 3 साल के लिए भी अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम 3 साल के लिए आपको एक अलग मेथड बताएंगे जो कि कैलकुलेशन की दृष्टि से काफ़ी ईजी होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने सवाल को बहुत ही आसानी से हल किया और कंसेप्ट को समझा, और यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे निकाला। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो होगा पार्ट वही CI और SI का डिफरेंस होगा, ठीक है। क्यों होगा, अभी हमने आपको बताया कि जो A है वो पहले साल का ब्याज है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये जो 4 टाइम्स A आया है, यहाँ पर देखिए जो 4 टाइम्स A आया है वो ट्री डायग्राम में देखिए कि यही तो है ए ए ए ए ए, यही तो 4 टाइम्स आया है। तो 4 टाइम्स ए जो आया है वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब टोटल के बारे में बात करेंगे। ये टोटल जो है, ये टोटल जो है दोस्तों वो आपका CI है, ठीक है, और ये जो है SI है, ठीक है। तो CI माइनस SI घटाएंगे तभी तो CI माइनस SI ये वाला टर्म निकलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि ये टोटल जो टर्म है 5 से लेके 1 तक वो आपका CI है, ठीक है, और ये जो है SI है, ठीक है। तो CI माइनस SI करेंगे तभी तो ये वाला टर्म निकलेगा। और B और C D E में आप रिलेशन समझ चुके हैं कि B जो होगा A का R% होगा, या B जो है वो P का R% का स्क्वायर होगा, C जो है P का R% का क्यूब होगा, या फिर C जो है B का R% होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो CI और SI के सवालों में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम एक और तरीके से बताएंगे दोस्तों। इस सवाल को हल करने का एक और भी तरीका है। अगर आप इस मेथड से नहीं जाना चाहते हैं तो हम एक और तरीका हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एक और तरीका है इफेक्टिव रेट परसेंट का। आप इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लीजिए और आपका जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ईयर्स ज़्यादा हों तो इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने में समय लगता है। तो अगर 2 साल के हो तो इफेक्टिव रेट परसेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है। 2 ईयर्स का हो तो अगर रेट परसेंट ए है ना, ए जो है रेट परसेंट है, तो ए प्लस ए इज टू ए डिवाइडेड बाय 100, ये इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लेते थे, ठीक है। उसी तरीके से 3 साल का हो तो 3 साल का भी हम इफेक्टिव रेट परसेंट निकाल लेते थे। तो बहुत सारी जगह जो है डायरेक्टली दिया हुआ है कि 5 साल के लिए इफेक्टिव कितना होगा, 2 साल के लिए इफेक्टिव कितना होगा, 3 साल के लिए इफेक्टिव कितना होगा, अगर रेट 5% हो, 10% हो, 15% हो, इस तरीके से। तो आप उस फॉर्मूले को भी याद करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इफेक्टिव रेट परसेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो 10% का दिया हुआ है तो 10% का 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये इफेक्टिव रेट परसेंट 21% बना, ठीक है। उसी तरीके से अगले 2 साल के लिए जो है कितना बनेगा, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुना 10/100, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 31 प्लस 10 31 प्लस 2.1 ये बन जाता था 33.1,
और ये 33.1 प्लस फिर अगले साल के लिए 10 जोड़ेंगे तो 33.1 गुना 10 डिवाइडेड बाय 10 100। तो ये हमारा इफेक्टिव कितना हो जाता? 33 प्लस 43.1, 43.1 प्लस ये शून्य शून्य कट गया और 3.31, ये बन जाता था कितना? 46.41। ठीक है, तो ये होता था हमारा 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट। ठीक है, अब जो है सिंपल इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना होगा? क्योंकि 1 साल के लिए 10% है तो 4 साल के लिए कितना बनता? 40%। ठीक है, तो 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट परसेंट कितना बनता? 40%। ठीक है, तो इसी रेट परसेंट के डिफरेंस के कारण जो ही है हमारा अंतर आ रहा है। ठीक है, तो वो अंतर कितना आ रहा है? हमारे पास मूलधन कितना हुआ? 32,000। अब 32,000 का इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6.41%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100। ये कटा और हमारा आंसर उधर से निकला। तो 32 गुना 1 करेंगे तो 32, 3, 32 चौका हो जाएगा 128 और 3 131, हाथ में 13। ठीक है, और 32 चौका 192, 92 और 13 जो हो जाएगा 92, 8, 205। ठीक है, तो ये हो जाता 205। ठीक है, अब 2 अंक के बाद दशमलव है और एक यहाँ पर शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2051.2। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इफेक्टिव रेट परसेंट से भी आप सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा ईयर का गैप है ना, तो इसमें क्या होगा कि आपको धड़ाधड़ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। इसमें इतना जाओ, इसमें इतना जाओ, इसमें इतना जाओ, और अगर रेट परसेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस सवाल में अगर आप इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 है, तो योग क्या है? ठीक है दोस्तों, ये 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उससे भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अभी 3 साल के लिए हमने क्या बताया? रेशियो मान लेते हैं, ये पी है और 3, ये 1 नंबर है। 3 साल का रेशियो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, इधर 3, 3 और 1। ठीक है दोस्तों, ये 3A हुआ, 3B हुआ और ये C हुआ। हमने बताया B जो है 1 R% है, C B का R% है। यहाँ पर देखिए कि 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी कि ये जो है 1/20 है ना, ये भी इसका 1/20 है, ये भी इसका 1/20 है। ठीक है, अब देखिए कि अंतर दिया हुआ है 122। ठीक है, तो अंतर हमने कितना बताया? ये अंतर है CI माइनस SI का, ये अंतर है। ठीक है, तो CI माइनस SI का अंतर, इतना अंतर हमको दिया हुआ है, यानी कि 3B प्लस C की वैल्यू हमको दी हुई है 122। ठीक है, अब हमने बताया कि B जो है किसका R% है ना, ये B जो है P का R% है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि 3 वर्ष के लिए हमने निकाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 दिया हुआ है, तो 3B प्लस C जो है 122 दिया हुआ है। ठीक है, तो C जो है B का R% है। ठीक है, तो R कितना है? 5%, यानी कि 1/20। तो यहाँ पर रखेंगे 3:B प्लस C जो है B का R% है, यानी कि B का R% मतलब 1/20, ये हो जाएगा 20 और ये बराबर हो जाएगा 122 के। तो ये कितना हो जाएगा? 20 दिया 60 और 61, B/20 बराबर हो जाएगा 122। ठीक है, तो 61 दूनी 122 हो जाएगा, तो B का मान कितना आ जाएगा? 40। अब B जो है कितना है परसेंट, हमको निकालना है P। ठीक है, तो B कितना है P का? तो B हमने बताया कि P से अगर हम डायरेक्टली B पर जाएंगे दोस्तों तो R% का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से B जो है P का R% का स्क्वायर हो जाएगा, तो R% है 1/20, यानी कि 1/400 बराबर हो जाएगा 40। तो P का मान हमारा निकल के आ जाएगा 4 चौका 16,000। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है रहा हमारा आंसर 16,000। ठीक है, अगर आप इसको दूसरे कंसेप्ट में बताएं, देखिए होता क्या है कि एक मेथड अगर आप समझते हैं तो उसको हर सवाल को हल करने के लिए उसी मेथड का सहारा लेना जो है कभी कभी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर एक प्रश्न का जो है लेवल है
और हर एक प्रश्न के लेवल के हिसाब से जो है मेथड हम अप्लाई करेंगे जहाँ पर कि हमको कम समय इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, तो हमने 4 साल के लिए वो जो कंसेप्ट बताया वो काफ़ी हद तक सही है, और अगर आपको 3 साल के लिए बनाना है तो 3 साल के लिए भी आप वही कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इतना कैलकुलेशन किया, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। अब आपको हम बताएंगे कि इस 3 साल के डिफरेंस के लिए 2 लाइन में कैसे इसको हल करना है। ठीक है, तो 2 लाइन में हल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, हमारे पास जो है रेट दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 साल का, 3 इयर्स का टाइम है दोस्तों। और हमारे पास जो डिफरेंस है CI माइनस SI का 3 इयर्स के लिए वो दे रखा है 122। ठीक है दोस्तों, तो हम एक सिंपल फार्मूला यूज करेंगे और उससे हम सवाल को बहुत ही 2 लाइन में हल कर पाएंगे। तो वो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वो होता है D/P, यानी कि डिफरेंस बाय इसका जो P है मूलधन है वो डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर q, है ना, जहाँ पे x जो है वो होता है 100/r%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये काफ़ी कम समय आपको बचाएगा, सिर्फ 2 लाइन में आपका आंसर आया। वो देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि r जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकलेगा, 100/5 यानी कि 20 आ जाएगा। इस x की जगह पे हम 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 20 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8000, और d कितना दिया हुआ है 122, और हमें निकालना है p, तो 61 दूनी 122 और p का मान निकल के आ गया 8 दूनी 16000। देखा आपने कि 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले मेथड से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो 3 साल के लिए ये मेथड सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है नॉर्मल फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला यूज करके आप सवालों को हल करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस सवाल को सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है फार्मूला, D/P इक्वल टू 3x + 1 डिवाइडेड बाई x³। ठीक है, और x जो है 100/r है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये फार्मूला आपने क्या पढ़ा, डिफरेंस जब 3 साल के लिए हो तो क्या होता है कि P इंटू R² इंटू 300 + r डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन इसी का मॉडिफाइड रूप हमने यहाँ पर ये बताया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर जाएंगे तो कैलकुलेशन कम है, रेशियो मेथड से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 5000 रुपये पर 1.5 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए कि सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है तो आप इफेक्टिव रेट % का इस्तेमाल यहाँ पर करके बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम 1 साल के लिए निकालेंगे, वो भी वार्षिक के लिए, और जब हाफ ईयरली होगा तो उसके लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले ईयरली है। ठीक है, ईयरली कंपाउंडेड, और यहाँ पर है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर पूछा जाए तो इफेक्टिव रेट % लगाना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 4% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक होता है, तो 4% है रेट और टाइम है हमारे पास 1.5 साल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और टाइम जो हो जाएगा दोस्तों वो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि 4 साल के लिए, हाँ 4 साल का हम 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का हम निकालेंगे तो कितना बनेगा, तो 1 साल का तो दोस्तों होगा 4। ठीक है, इफेक्टिव रेट % प्लस आधा साल के लिए 2 होगा, प्लस 4 गुना 2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे इफेक्टिव रेट कितना आया, 4 दूनी 6.08%। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालेंगे 3 साल के लिए तो कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 साइकिल है
क्योंकि छमाही संयोजित हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। तो यहाँ पे 3 साल कितना बनेगा, तो पहले 2 साल के लिए कितना होगा निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए कितना होगा, 2 गुना 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4.04। अगर ये 2 साल के लिए हुआ, फिर अगले 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो फिर से 2 जुड़ेगा इसमें, 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुना 2 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 6.04। अब प्लस 4 दूनी 8.04, चूँकि डिवाइड है 100 से तो ये पॉइंट ख़त्म होगा, तो ये कितना हो 0.0804, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 6.1, ठीक है। ये हो जाएगा 1204, ठीक है। तो यहाँ से आप ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, तो डिफरेंस निकालिए 6.1204 और 6.08 का जो डिफरेंस निकलेगा वो आ जाएगा 0.464, ठीक है दोस्तों। तो 0.464 डिफरेंस आ जाएगा, तो उसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5000 गुना 0.464, ये 3 शून्य और इधर 3 शून्य खत्म हो जाएगा, है ना। और ये परसेंट है तो बटे 100 लगेगा, तो 5 से गुना करें, 5 चौका 20, 5 चौका 30, 2 32, 5 चौका 20 और 3 23, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पर 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट कितना निकलेगा, 4.04 प्लस 2 प्लस 4.04 गुना 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना बन जाएगा 6.04 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 0, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100, तो ये बन जाएगा 6.04 और 0.08, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा 0.8, 8 4 12, 6.1208 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम डिफरेंस करेंगे तो 6.1208 में से 6.08 घटेगा तो कितना बनेगा 0.8, ठीक है। 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक है, ये 0.408%, ठीक है। अब हम 5000 का इतना परसेंट के अंतर का, अगर हम 5000 में रेट परसेंट का अंतर घटा देंगे इफेक्टिव रेट परसेंट का, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5000 गुना 0.0408 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये देखिए कि ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 1 शून्य जो है इस पॉइंट को एक आगे खिसका देगा। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, है ना। ये हो जाएगा कितना 8 पंचे 40 का 0 बाकी 4, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक के बाद है, तो यहाँ पे दशमलव इतना बनेगा, तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2.04 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो एक हमारा आंसर होगा। तो आप इस तरीके से जो है इफेक्टिव रेट परसेंट का इस्तेमाल करके कोई भी सवाल जो है आप बना सकते हैं, अर्धवार्षिक रूप से या फिर वार्षिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया कि आपको 1 साल के लिए और 1.5 साल के लिए निकालना है। तो 1.5 साल के लिए अगर हाफ ईयरली संयोजित होगा तो R% जो है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और समय जो है उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 1.5 वर्ष के लिए R%, यहाँ पर देखिए 4% है, 4% प्रति वर्ष है, तो 12 महीने के लिए 4% हुआ, यानी कि 1 साल के लिए, और उसके अगले साल के लिए, है ना,
तो कितना हो जाएगा, 12 महीने का 4%, तो 6 महीने का 2%, तो इफेक्टिव रेट परसेंट कितना मिलेगा 2 साल के लिए, है ना, 1.5 साल के लिए, तो 4+2+4 इंटू 2/100। तो यहाँ से आप इफेक्टिव रेट परसेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा इस स्थिति में जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में ही अंतर निकालना हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो योग कितना है। तो हमने जो आपको मेथड बताया उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि अगर 2 साल के लिए है, ठीक है, पी जो है 2 साल के लिए है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, और ए का यहाँ पर बी जो है ए का R% होगा। तो यहाँ पर 2 इस रो के लिए ए आया है और इस रो के लिए 1 आया है। ठीक है, तो P जो है एक R%, यहाँ पर देखिए कि 2 वर्षों के लिए है, अंतर जो है 8 है, तो अंतर कितना होगा दोस्तों, इसको छोड़ के अंतर तो यही होगा, B होगा, तो यानी कि B की वैल्यू दे हुई है 8। ठीक है, तो B कितना होता है, B जो होता है P का R% का स्क्वायर होता है, और R कितना है 1/25 है ना, तो P गुना 1/25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125, सॉरी 1/25 से तो 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8, तो P कितना निकल के आ गया 625 गुना 8, 25 8 200, 2 6 48 और 2 50, यानी कि हमारा जो P निकल के आ गया वो 5000 हो गया। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि फार्मूला लगा के आप बनाइए। फार्मूला क्या होता है, P इंटू R² डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 दिया हुआ, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो P जो है P गुना R कितना है 4% है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 0 0 0 0, 16 पंछे 80, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा P इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5000। तो इन दोनों मेथड से किसी का भी आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बेसिकली अगर 2 साल के लिए है तो आप फार्मूले का यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 180 है, तो दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है, तो राशि क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि एक अर्धवार्षिक है और एक वार्षिक है। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक देय है और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में रेट दिया हुआ, यहाँ पर देखिए कि SI देखिए रेट दिया हुआ 10%, और CI के लिए रेट दिया हुआ 10%, लेकिन वो जो है अर्धवार्षिक है तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा, तो 2 साल का इफेक्टिव कितना बनेगा आर इफेक्टिव कितना बनेगा 5 + 10 + 25, यानी कि 10.25, और 1 साल के लिए इसका रेट कितना है 10%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.25%। ठीक है, तो P का 0.25%, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 100 दे रखा है 180। ठीक है, ये दोस्तों ये गया इधर और इधर शून्य लगेगा 2, 25 चौका 100, और P बराबर कितना हो जाएगा 18 चौका 72, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 72,000। ठीक है, तो आप 2 साल 3 साल के सवालों को आप इफेक्टिव रेट परसेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं अगर रेट जो है आपके कैलकुलेशन के रेंज में हो। ठीक है, अगर रेट कैलकुलेशन के रेंज में नहीं है तो आप जो है हमने जो मेथड बताया उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि किसी राशि पर 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 31। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि राशि क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक सिंपल फार्मूला बताया कि 3x + 1 डिवाइडेड बाय x³ इक्वल टू D/P, जहाँ पे x जो है 100/R होता है। ठीक है, R% होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस 31 दिया हुआ है तो 31/P निकालना है, हमको P निकालना है, और x जो है x कितना है 100/R, R कितना है 10, तो ये हो जाएगा x का मान 10, 10 गुना 3 + 1 यानी कि 31 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब। ठीक है, 31 खत्म, दोनों तरफ से 31 से भाग देंगे, P बराबर कितना निकल के आ जाएगा 1000। तो हमारा जो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों
1000 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप मेरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वही यहाँ पर लगाएंगे मेथड। ठीक है, 3 साल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मेथड है। अगर आप ये वाला लगाएंगे हमारा वाला, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि पी जो है यहाँ पर रखेंगे और 3 साल का जो रेशियो होता है 1 है, ये 3 3 और 1, ये 3A B और ये 1C। ठीक है, तो अब देखिए कि 31 दिया हुआ डिफरेंस, यानी कि ये जो डिफरेंस है CI और SI का डिफरेंस कितना है 3B प्लस C। ये 3B प्लस C का मान दिया हुआ है 31। ठीक है, और C जो होता है वो B का R% होता है। R कितना है 10%, यानी कि 1/10। तो 3B प्लस C को लिख सकते हैं B का 1/10 यानी कि B/10 और ये हो जाएगा 31। ठीक है, तो 30 तिया 10 तिया ही 30 प्लस 1 31B/10 बराबर 31। ये एक कैंसिल हो गया, तो B का मान कितना हो जाएगा 10। और हमने पढ़ा कि B जो होता है वो R% का स्क्वायर होता है। ठीक है, P का, तो P का R% का स्क्वायर यानी कि 1/10 का स्क्वायर 1/100 बराबर 10। तो P कितना निकल के आ जाएगा 1000, है ना। तो यहाँ से भी आप मेथड बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आप देखें कि दोनों में आप लाइव यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में कितना समय लगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगा। तो इसमें कैलकुलेशन करने में कम समय लगा, तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 10,648 और 2 वर्षों में 9680 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है। ये डिफरेंस इन CI SI का नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि 3 वर्षों में एक धनराशि है P, ये 3 वर्षों में 10,648 हो जाती है। ठीक है, और 2 वर्षों में 9680, यानी कि 2 वर्षों में 9680 है, ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर देखिए कि ईयर गैप कितना है, 1 है ईयर गैप। तो ईयर गैप जब 1 रहता है तो रेट % कैसे निकलता है, आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें से इसको घटाइए, डिवाइडेड बाई इतना कीजिए, आंसर आ गया। तो 10,648 में से 9680, ठीक है, 9680 लगा घटाएंगे तो कितना है 8, 14 में से 8 गया 6 और 13 यहाँ पे हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, यानी कि 968 हो गया। तो 968 डिवाइडेड बाय 9680 और गुना 100, तो ये कितना निकल के आ गया, ये 0 0 गया, हमारे पास रेट निकल के आ गया 10%। यहाँ पर मान लीजिए कि गैप जो है 2 रहता तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लगाते, यहाँ पे गैप 3 रहता तो यहाँ पे क्यूब रूट लगाते, यहाँ पे अगर गैप 4 साल का रहता तो यहाँ पे 4th रूट लगाते। ठीक है, तो इस तरह से आप सवालों को हल कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 540 रुपये मिलते हैं। यदि यह 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर 376.2 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है तो राशि ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया कि 3 साल के लिए आप सिंपल सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं D/P। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर 376 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है, तो यहाँ पे 2 वर्षों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, नहीं कि 3 वर्षों का। तो 2 वर्षों में देखिए कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज है 540, तो 2 वर्षों का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा, तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो 180, 2 वर्ष का कितना होगा 60। तो 2 साल के लिए जो है SI जो होगा वो हमारा हो जाएगा 360 और 2 साल के CI दे रखा है यहाँ पर 376.20। तो डिफरेंस कितना है दोस्तों 2 साल के लिए 16.2 रुपये का डिफरेंस है। तो राशि आप निकाल सकते हैं PR², यहाँ के 2 साल के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है तो PR² निकाल सकते हैं। ठीक है, राशि ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर राशि ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि रेट निकाल रहा है, रेट कैसे निकलेगा। यहाँ पर रेट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पर देखिए कि एक P है तो इसका 180 रुपया मिला, इसका 180 रुपया मिला और इसका 180 रुपया मिला। 3 साल के लिए 540 है, हमको 2 साल का देखना है। तो 2 साल में एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है 16.2, तो ये जो है 16.2 R% होगा 180 का। हमने बताया था ये A है, ये A है, ये है, ये B है, तो B जो है A का R% होगा। ठीक है, तो 180 का R% या तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 16.2 निकल गया। ठीक है, तो पहले तो आपको रेट निकालना होगा, तो रेट कितना निकलेगा R%, 180 का R% बराबर 16.2। ठीक है, तो R कितना निकल के आ जाएगा 16.2 गुना 100 डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, 1 0 1 0 कट गया, 162 98%, यानी कि R जो है आपका निकल के आ गया 9%। ठीक है, ये 9% निकल के आ गया। अब P का 9% 180 है,
तो P का 9% 180 है, तो P कितना निकल के आ जाएगा 2000। तो P निकल के आ जाएगा आपका 2000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 300 है। ठीक है, तो राशि हमसे पूछा जा रहा है, सिर्फ 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है। तो 2 वर्ष के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 वर्ष के लिए 2 तरीके हैं, ये ए और ये बी का वैल्यू दे रखा है 300, रेट है 10%, 1/10। ठीक है, तो राशि पूछ रहा है, तो बी निकल गया 300, तो रेट निकल गया 1/10। तो बी से सीधे बी पर जाएंगे तो 1/10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि P गुना 1/100 बराबर 300। तो P का मान कितना निकल के आएगा? 3000। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 30,000। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला से बना सकते हैं, P इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है दोस्तों? 10%। तो 10 का परसेंट 100 डिवाइडेड बाय 100, 10,000 डिवाइडेड बाय बराबर कितना हो जाएगा? अंतर कितना है? 300। पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस। अब इसको हल कर देंगे तो पी का मान कितना हो जाएगा? 300 यानी कि 30,000। तो दोनों ही तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप प्रयोग में इसे हमेशा रखते हैं तो दोनों ही मेथड में आप ज़्यादा अंतर नहीं होगा और समय जो है आपका बहुत ही कम लगेगा सवाल को हल करने में। तो दोस्तों हमारा जो आज कंसेप्ट था यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर नए कंसेप्ट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको हमारे कंसेप्ट अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका एक सपोर्ट हमारे मनोबल को बहुत ही आगे बढ़ा देता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।